नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपके एसएससी सीजीएल 2022 के फाइनल रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आपको बता दूं, जो कि आपका एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022 का जो हुआ था, उसका फाइनल रिजल्ट जो है वो आ चुका है। यानी कि अभी तक जो भी कैंडिडेट वेट कर रहे थे अपने सीजीएल के एग्जाम के रिजल्ट का, तो उनका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। साथ में यहाँ पर रिवाइज वैकेंसी भी आ चुके हैं। यानी कि आपको जैसे पता होगा, पहले आपने देखा होगा जब फॉर्म भरते समय और एग्जाम देते समय जब आपने एसएससी सीजीएल के वैकेंसी देखे होंगे, तो आपको पता लगा होगा कि उनके वैकेंसी जो थे वो कुछ नंबर्स में दिए गए थे। तो वो नंबर जो है अब वो चेंज हुए हैं। यानी कि अब जो आपके नए वैकेंसी हैं वो टोटल जो है 36,001, ये आपका नए वैकेंसी नंबर्स है। मतलब कि टोटल 36,001 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कह लीजिए, स्टूडेंट कह लीजिए, जिनका सिलेक्शन हुआ है इस बार या जिनको ये जॉब मिलेगी, वो इतने रहने वाले हैं। ये रिवाइज वैकेंसी है और ये फाइनल रिवाइज वैकेंसी है। मतलब कि अभी तक आपने जितने बार वैकेंसी देखा था आपका एसएससी सीजीएल 2022 के लिए, जिन्होंने भी एग्जाम दिया था, तो उनको ये बात पता होनी जरूरी है कि अब आपकी जो फाइनल वैकेंसी है वो 36,001 हो चुकी है। जो जिसके बारे में एसएससी ने 13 मई यानी कि 13 मई को 2023 में ऑफिशियली अपने वेबसाइट पर एसएससी ने इस चीज़ को बताया है नोटिस के द्वारा। अब देखिए, यहाँ पर दो नोटिस आए थे। एक आपका आया था रिवाइज्ड वैकेंसी का, कि अब टोटल फाइनली कितने वैकेंसी हो गए हैं। साथ में इसके अलावा दूसरा नोटिस जो आया है वो आपका रिजल्ट से रिलेटेड आया, यानी कि आपके कट ऑफ, चाहे आपका पोस्ट वाइज हो, कैटेगरी वाइज हो, सारा कुछ आपका उसके हिसाब से आ चुका है। तो और साथ में लिस्ट भी आ चुकी है, जिस भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है एसएससी सीजीएल 2022 एग्जाम, जिसने भी क्वालिफाइड किया और फाइनली उसको जॉब मिलने वाली है, तो उन कैंडिडेट का नाम भी आ चुका है। यानी अब वो कैंडिडेट अपना नाम चेक चेक कर सकेंगे जिन्होंने जिन्होंने भी इसके एग्जाम को पास करा है, फाइनल रिजल्ट के अंदर उनका नाम आया है। तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं, मैं इस दोनों रिजल्ट के बारे में भी और वैकेंसी के बारे में भी सारा कुछ डिस्कस करने वाला हूँ इसी वीडियो में। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है एसएससी के द्वारा, ये एसएससी की वेबसाइट है। यहाँ पर दो नोटिस है, एक तो आपका 13 मई का है और दूसरा भी सेम डे का है, लेकिन एक वैकेंसी का है और दूसरा आप अगर देखेंगे तो डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, जो कि सीजीएल 22 का है। क्योंकि 23 वाले के फॉर्म भर चुके हैं, 23 वाला का एग्जाम अभी होगा आपका जो है 1 से 2 महीने में एग्जाम चालू हो जाएंगे, जो कि सीजीएल 2023 का होगा। अब देखिए, रिजल्ट, अगर आपको रिजल्ट चेक करना है कि आपका आपका नाम है लिस्ट में, नहीं है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट चेक करनी है आपको, अपना नाम चेक करना है, अगर जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया था, तो आपको कैसे चेक करना होगा? आपको सिंपल यहाँ पर एक रिजल्ट वाला सेक्शन है, इसमें आप जैसे ही जाएंगे आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इसमें सीजीएल वाला ऑप्शन, जैसे यहाँ पे सीएचएसएल है, सीजीएल है, तो आप सीजीएल में अगर देखेंगे तो सीजीएल में आपको 13 मई के जो है 3 नोटिस दिखेंगे। उन तीनों में रिजल्ट आपको मिलेगा। आप अगर देखेंगे तो रिजल्ट के ये रिजल्ट के दूसरे वाले लिंक है, यानी कि ये वाले जो है लिंक आपके लिए रहेंगे। तो इन तीनों लिस्टों को आप चेक कर सकते हैं। 3 लिस्ट आई हैं टोटल एसएससी सीजीएल 2022 के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की। अब वो 3 लिस्ट कौन कौन सी है? एक तो देखिए, एक आपका रहेगा, पहला लिस्ट जो था वो था आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए, यानी कि एएओस के लिए था, जो कि लिस्ट 1 है। और लिस्ट सेकंड जो रहेगी वो आपकी जेएसओ यानी कि जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए रहेगी, वो लिस्ट सेकंड है। और लिस्ट थर्ड जो आपकी होगी वो होगी बाकी जो आपके एएओज और जेएसओ को छोड़ के बाकी जितने भी पोस्ट बचे हैं सीजीएल 2022 के एग्जाम्स के अंदर, उनकी लिस्ट थर्ड रहेगी। तो इस तरीके से आपको अपना रिजल्ट चेक करना है। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पर लिस्ट 1 है मेरे पास, लिस्ट 2 भी है और लिस्ट 3 भी है। हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे, साथ में यहाँ पे रिवाइज्ड वैकेंसी भी डिस्कस करेंगे और आपका फाइनली जो कट ऑफ रहेगी सारी, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरा रिजल्ट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2022 के लिए। सबसे पहले आपको फाइनल वैकेंसी बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्टेट वाइज और जोन वाइज वैकेंसी नहीं बताई गई है, क्योंकि वो डेटा कलेक्ट नहीं कर पाई है एसएससी। लेकिन एसएससी ने इतना बताया है कि उन्होंने जो अपना डेटा कलेक्ट किया है वो उन्होंने पोस्ट वाइज बता दिया है कितने वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज वो लोग बता दे रहे हैं, क्योंकि उनके पास उस तरीके से कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज उनके पास डेटा है कि किस पोस्ट में, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है और
उसमें सैलरी कितनी है, सारा कुछ उन्होंने जो है यहाँ पर बताया हुआ है। तो इस तरीके से आप चेक कर पाएंगे। जिन्होंने भी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, जो कि गैजेटेड यानी कि नॉन मिनिस्ट्रियल थी, ग्रुप बी वाली पोस्ट असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, उसमें जो कि डिपार्टमेंट, अगर डिपार्टमेंट की बात करूँ तो वो आपका था एक ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के अंदर, और दूसरा इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर। तो इसके अंदर आपको बता देता हूँ, यूआर कैटेगरी में अगर आप आ रहे हैं, मतलब आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में ही है, तो आपके 498 वैकेंसी है। अगर एससी कैटेगरी से है तो 198 है। इस तरीके से टोटल 1260 वैकेंसी है। तो आप अगर देखेंगे ये टोटल है, इसमें सारे इंक्लूड हो गए हैं, अदर पीडब्ल्यूडी वाले भी इंक्लूड है। आप यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ये 16 लिखा है पीडब्ल्यूडी वाले, तो ये भी इसके अंदर इंक्लूड रहेंगे। और अगर आप देखेंगे तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की जो सैलरी है वो यहाँ पे 47,600 से लेके 1,51,100 रुपीज़ तक रहेगी। ये पर मंथ होता है सैलरी, और लेवल 8 का है। और यहाँ पे एज लिमिट भी लिखा है कि 18 से 30 के बीच में उम्र सीमा रहेगी। मतलब जो भी कैंडिडेट 18 से 30 के बीच की उम्र में आ रहे हैं, तो वो उन्होंने ही वही इसके लिए अप्लाई कर पाए होंगे जब उन्होंने अप्लाई किया होगा। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि ये आपकी फाइनल वैकेंसी है, जो कि रिवाइज करके बताई गई है। ये इससे पहले भी एक बार फाइनल वैकेंसी बताई गई थी, और उसमें नंबर में चेंज करा गया है, कहीं ना कहीं किसी पोस्ट के लिए घटाई गई है, किसी पोस्ट के लिए बढ़ाई गई है। और टोटली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सारे पोस्ट वाइज लिखा हुआ है। आप अगर देखेंगे तो एएसओ का लिखा हुआ है, अलग अलग डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर का लिखा है, असिस्टेंट की पोस्ट का लिखा है, सबका लिखा हुआ है। यहाँ पे टोटल नंबर्स भी लिखे हुए हैं हर पोस्ट के हिसाब से, तो आप इस तरीके से चेक कर पाएंगे। टोटल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर टोटल जो है 36,001 टोटल वैकेंसी है, सारे पोस्ट को मिलाकर। सारे जो कि आपका सीबीआई था, आपका जो अगर एनसीबी भी था, जैसे आप देखेंगे तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहा हो, या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहा हो, या कोई दूसरे डिपार्टमेंट रहे हो, तो उसमें भी यहाँ पे टोटल सबका लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप वैकेंसी चेक कर पाएंगे। तो ये मैंने रिवाइज वैकेंसी का आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट में आपको देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है। कुछ पोस्ट ऐसे थे, इफ़ पोस्ट सुटेबल फॉर कलर ब्लाइंड पर्सनस एज। अब देखिए जो कलर ब्लाइंड पर्सनस हैं, तो ऐसे ब्लाइंड पर्सन जिनको कलर के हिसाब से थोड़ी दिक्कत होती है, कलर ब्लाइंड पर्सन, या फिर इसके हिसाब से जो भी ये कलर ब्लाइंड पर्सन में आते हैं, उसके लिए नोटिफिकेशन में आप सीजीएल का देखेंगे 2022 का, तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ दिख जाएगी कि कलर ब्लाइंड पर्सन में कौन कौन आते हैं। तो वहाँ से आप इस चीज़ को चेक कर पाएंगे। तो अगर उसमें आप आते हैं, अपनी सारे कंडीशन को चेक कर लेंगे, तो उस हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि अगर यहाँ पर भी यस लिखा है जिस पोस्ट के आगे, तो मतलब क्या है कि वो कलर ब्लाइंड पर्सन जो भी रहेंगे जिन्होंने इस जॉब के लिए अप्लाई किया था सीजीएल 2022 में, तो उनको ये बात याद रखनी है कि वो जो है उस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल रहेंगे, यानी उनको वो पोस्ट मिल सकती है। तो इस तरीके से रिवाइज वैकेंसी है। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ यहाँ पे फाइनल रिजल्ट के नोटिस के बारे में, जो कि आया है डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, जो कि सीजीएल 2022 का है। अब देखिए रिजल्ट जो टियर 1 के एग्जाम का था सीजीएल 2022 का, वो डिक्लेयर हुआ था 9 फरवरी को 2023 में। और उसके बाद टियर 2 का जो रिजल्ट था, जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट जो है आपका 2 मार्च से 7 मार्च के बीच में आया था। अब आपको क्या बोला गया है, अब आपको ये बोला गया है कि नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन द एग्रीगेट परफॉर्मेंस इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ऑफ पेपर 1 ऑफ टियर 2 एग्जामिनेशन, कैंडिडेट वर शॉर्टलिस्टेड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ सेक्शन 3, जो कि आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट हुआ था, मॉड्यूल एंड डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट हुआ था, जिसे हम डेस्ट बोलते हैं। who did not qualify in section 1 plus section 2 were not eligible for evaluation। अब देखिए जिन्होंने सेक्शन 1 और सेक्शन 2 एग्जाम का क्वालिफाई नहीं किया था, तो वो ऑटोमेटिकली सेक्शन 3 के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं हुए थे, क्वालिफाई नहीं हुए थे। और जिन्होंने सेक्शन 3 क्वालिफाई कर लिया था, द कट ऑफ डिटेल्स एंड कैंडिडेट अवेलेबल फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस वर एज फॉलो। अब अगर देखेंगे आप कैटेगरी वाइज में आपको बता देता हूँ कट ऑफ क्या रही है। कट ऑफ अगर स्केड्यूल कास्ट से आप थे, तो आपकी कट ऑफ जो रही है वो यहाँ पर रही है 213 मार्क्स 0.27297। ये आपका जो है परसेंटाइल बेस पर बनाया गया है, जिसके बेस पर आपका, क्योंकि एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, तो कट ऑफ आप देखेंगे तो 213 पॉइंट समथिंग मार्क्स है एससी कैटेगरी में। यूआर कैटेगरी में 270 मार्क्स आपको लाने
पढ़ेंगे। अगर आप लाए हैं तो आप इसमें पास कर गए हैं। अब देखिए यहाँ पर यूआर कैटेगरी में 27,808 कैंडिडेट जो है यूआर कैटेगरी से क्वालिफाई हुए हैं, और एससी कैटेगरी से 33,000 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, ओबीसी से 57,083 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1,83,467 कैंडिडेट जो है वो क्वालिफाई करें इस एग्ज़ाम को। उसमें से अगर आपको बताऊं कैटेगरी वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख लेंगे। Other candidates qualified at UR cutoff at that stage were shown under their respective categories। अब यहाँ पर क्या है, आपको मैंने बता दिया है कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई करें। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वुड बी डन बाय द इंडेंटिंग और यूजर डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंगली इन अकॉर्डेंस विद द नोटिस। अब देखिए जो ऑप्शन कम प्रेफरेंस जो थी ऑनलाइन जो आपको करनी थी कैंडिडेट को, उसके लिए आपको समय दिया गया था जो कि रखा गया था। मैंने आपको बताया भी था कि भाई पोस्ट प्रेफरेंस आप कर सकते हैं अब, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस एसएससी की तरफ से बोल दिया गया है कि आप अपने पोस्ट प्रेफरेंस कर लीजिए कि आपको कौन से पोस्ट पे जॉब चाहिए। आप जैसे कि आप फॉर्म भरते हैं तब तो एक बार में फॉर्म भर देते हैं जितनी भी पोस्ट पे आपको एग्ज़ाम देना होता है, लेकिन जब एग्ज़ाम हो जाता है आप पास कर जाते हैं, आपको पता होता है कि रिजल्ट से पहले आपसे पूछा जाता है कि आप पोस्ट बताइए कि आपको कौन से पोस्ट पे जॉब चाहिए, तो उसके लिए एक फॉर्म भरवाया जाता है। तो उसकी लास्ट डेट 4 मई रखी गई थी, तो आपने अगर भर दिया होगा तो वो अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं भरा उनको ये जॉब नहीं मिल पाएगी, ये बात मैं पहले ही बता देता हूँ। अगर आपने नहीं भरा ये फॉर्म तो आपको ये जॉब नहीं मिल पाएगी, ये पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म के नोटिस में पहले ही बताया गया था। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो थे आपके सेक्शन 1 और सेक्शन 2 और सेक्शन 3 के मॉड्यूल 1 में, जो कि पेपर 1 का था और पेपर 2 और पेपर 3 का था टीयर 2 एग्ज़ाम में, उसमें क्या है, उसमें आपको 30% मार्क्स लाने थे अनरिजर्व कैटेगरी से और बाकी कैटेगरी के यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स थे। हालांकि ये बात आपको पहले नोटिफिकेशन में भी बताई जाती है कि आपको कितने मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए लाने पड़ेंगे अलग अलग टीयर में, तो वो बात पहले भी बताई जाती है। अब आप देख लीजिए जैसे कैटेगरी वाइज में आपको बताऊं, द कमीशन हैज़ फिक्स्ड। अब देखिए जो आपका टेस्ट यानी कि टाइपिंग वाला जो आपका डेटा एंट्री स्किल टेस्ट हुआ था और CKT का टेस्ट हुआ था, इन दोनों के लिए आपको बता दूं कट ऑफ जो है वो मॉड्यूल 1 की जो CKT एग्ज़ाम के द्वारा हुई थी पोस्ट के लिए, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे उनकी भी कट ऑफ लिखी हुई है। अब जिन्होंने डेस्ट एग्ज़ाम दिया था यानी कि डेटा एंट्री स्किल टेस्ट, उनके लिए भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप कट ऑफ चेक कर लेंगे अपने कैटेगरी वाइज। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसी के अंदर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है एज पर द प्रोविजन ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन एलोकेशन ऑफ पोस्ट टू एलिजिबल कैंडिडेट, मतलब जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है उस पोस्ट के लिए तो उनके लिए बताया गया है। अब जिनको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने पड़ेंगे, टोटल 36,001 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, क्योंकि इतनों को ही जॉब मिलने वाली है। आप अगर देखेंगे तो कैटेगरी वाइज वैकेंसी लिखे हुए हैं और यहाँ पे बता भी दिया गया है कितने कैंडिडेट को रिकमेंड किया गया है। आप देखेंगे तो जितने वैकेंसी थे उतने कैंडिडेट लगभग रिकमेंड किए गए। कहीं कहीं आप देखेंगे तो ओबीसी में एक यहाँ पे कैंडिडेट को ज़्यादा रिकमेंड कर दिया गया, हालांकि एक कैंडिडेट को उसको हटा देंगे क्योंकि जितनी खाले रिक्त होंगे, जितनी खाले जगह होंगी, उतने ही लोगों को लिया जाएगा। अब मैं बता देता हूँ आपको लिस्ट 1 जो कट ऑफ रहेगी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट के लिए। देखिए AAOs की पोस्ट के लिए जिनका कोड था A01 और A02, तो उनके लिए जो कट ऑफ आई है वो आपको बता देता हूँ मैं। जैसे आप देखेंगे तो A01 वाली जो पोस्ट है उसके लिए EWS में जो कट ऑफ रही है, वैकेंसी 125 थी उसके अंदर उस पोस्ट के लिए और सारी फिल हो चुकी है। जो
टोटल मार्क्स आपके अगर 433 मार्क्स आए हैं सारे मिलाकर, तो आप इसमें क्वालिफाई कर चुके हैं। इसके ऊपर मार्क्स अगर आपके आए होंगे इस पोस्ट के लिए EWS कैटेगरी से, तो आप इसके एग्जाम को पास कर चुके हैं। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पक्का आपका लिस्ट में नाम होगा। हालांकि आपको यहाँ से अगर लग रहा है कि क्योंकि आंसर की आपने पहले चेक करी होगी, उससे आपको पता लग गया होगा कि आपका फाइनली क्वालिफाई हुआ नहीं हुआ, तो उससे आपको वहाँ से मार्क्स पता लगे होंगे। तो मैं वही आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आपको लिस्ट में भी दिखाऊंगा। आप लिस्ट में जिन कैंडिडेट का नाम देखेंगे तो वो लोग, वो कैंडिडेट है जो अपने कैटेगरी वाइज और कास्ट वाइज अपने मार्क्स के साथ क्वालिफाई करें एग्जाम को, उनका नाम होगा उस लिस्ट के अंदर। अब देखिए टीयर 2 के पेपर 3 के मार्क्स इतने होने चाहिए, टीयर 2 के पेपर 1 के सेक्शन 1 में अगर आपके 136 मार्क्स हैं तो भी आप क्वालिफाई। अब ये नंबर्स किसके हैं? ये नंबर लास्ट कैंडिडेट के हैं, जो कैंडिडेट ने लास्ट में क्वालिफाई किया। मतलब कि अब आप ये समझिए कि अगर किसी कैंडिडेट के 432 मार्क्स है, वो कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं करा है EWS कैटेगरी से इस पोस्ट के लिए, इसके ऊपर वाले ही क्वालिफाई करे हैं। लास्ट कैंडिडेट के मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। सेम इसी तरीके से अदर कैटेगरी में आप देखेंगे तो SC ST सबके लिखे हुए हैं। हमारे लिए मेन जो होता है वो UR कैटेगरी में चेक करना होता है, तो UR कैटेगरी के ही सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं क्योंकि उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होता मार्क्स में। तो 445 मार्क्स अगर आपके आए हैं अनरिजर्व कैटेगरी से A01 पोस्ट के लिए, पोस्ट कोड है ये तो आप फाइनली इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर गए हैं। A0 दूसरा पोस्ट है, पोस्ट कोड ये रहा, मैंने ऊपर आपको पोस्ट का नाम भी बता दिया है, तो उस तरीके से आप चेक करेंगे। लिस्ट 2 जो है वो JSO की पोस्ट के लिए है, तो उसके हिसाब से भी आप अपना कट ऑफ जो है इस टेबल से चेक कर पाएंगे। मैं JSO का कट ऑफ बता देता हूँ। JSO का जो कट ऑफ रहा है EWS में अगर आपको बता दूँ तो EWS में 357 मार्क्स रहे हैं लास्ट कैंडिडेट के, पेपर 2 में 56 और 139 पॉइंट समथिंग मार्क्स जो है टीयर 2 के पेपर 1 के सेक्शन 1 में रहे हैं, जिस कैंडिडेट की 1 फरवरी 1999 डेट ऑफ बर्थ है। तो ये वो कैंडिडेट के डेटा है, ये वो कैंडिडेट की बातें हो रही है जो कैंडिडेट ने लास्ट में इस एग्जाम को पास करा है। अब देखिए आपके AAOs और आपका JSO के पोस्ट को छोड़ के जितने भी पोस्ट थे CGL के अंदर, उसके लिए अलग कट ऑफ है जो कि लिस्ट 3rd है। उसमें आप देखेंगे तो उसमें भी कैटेगरी वाइज देखिए पोस्ट कोड लिखा है, साथ में उसके अलावा कैटेगरी वाइज उसकी कट ऑफ लिखी हुई है, और ये भी लिखा है कितने वैकेंसी थे और कितने फिल हो गए। आप देखेंगे तो सब लगभग जितने वैकेंसी थे सारे ही फिल कर लिए गए हैं। कहीं ना कहीं ऐसा हुआ है कि कुछ कम फिल करे गए, कहीं ना कहीं 1-2 ज़्यादा फिल करे गए हैं। हालांकि उन कैंडिडेट को हटा दिया जाएगा बाद में, क्योंकि अभी उनको ले लिया गया है क्योंकि उन्होंने पास करा है एग्ज़ाम को, लेकिन बाद में उनको हटा दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप चेक कर लेंगे यहाँ से सारे जितने भी है, सारी लिस्ट है पूरी। तो इस तरीके से आपको ये पूरी कट ऑफ चेक करनी है, अलग अलग पोस्ट का लिखा हुआ है, आपको इस तरीके से चेक करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको AAO और JSO का पोस्ट के बारे में बताया, पोस्ट कोड के बारे में, और उसका पोस्ट कोड के बाद पोस्ट का पूरा नाम बताया। अब अगर आप दूसरा नीचे देखेंगे तो यहाँ पर सारे पोस्ट का लिखा हुआ है। A01 मतलब असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जो कि इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर C&AG डिपार्टमेंट में है। सेम इस तरीके B03 अगर पोस्ट कोड ऊपर आपने देखा होगा तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है, जो कि आपका CSS यानी कि सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस के अंदर है। तो इस तरीके से आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि कौन से पोस्ट कोड के बारे में बात हो रही है, उसका नाम क्या है एक्चुअल में और वो किस डिपार्टमेंट के लिए। अब मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कर लेता हूँ। अब देखिए किसी कैंडिडेट का ऐसा रहा हो कि कि सेम कैंडिडेट के मार्क्स और दूसरे कैंडिडेट के मार्क्स सेम रहे हों, तो ऐसे में मेरिट लिस्ट जो रही है आपकी, जिसके अंदर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का नाम आया है, उसके अंदर किसको ऊपर रखा गया है? तो जिस कैंडिडेट के मार्क्स स्कोर हुए पेपर 2 और पेपर 3 में, जो कि टीयर 2 का एग्जाम था JS और AAO के पोस्ट के लिए, उसको ऊपर रखा जाएगा। अगर मान लीजिए फिर भी कैंडिडेट के मार्क्स सेम आते हैं तो सेक्शन 1 जो पेपर 1 का था टीयर 2 के एग्जाम में, उसमें जिस कैंडिडेट के मार्क्स अच्छे रहे उसको ऊपर रख देंगे। नहीं तो जिस कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ पहले का है, यानी कि जो उम्र में बड़ा होगा कैंडिडेट, मार्क्स सेम रहेंगे और कैंडिडेट उम्र में बड़ा है, तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, उसको जॉब पहले मिलेगी। तो इस तरीके से आपको समझना है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी देखा जाएगा नाम में। अगर मान लीजिए किसी का नाम राम है और किसी का नाम रोहन है, तो आप देखेंगे तो राम और रोहन में आर के बाद ए आ रहा है राम के अंदर, तो राम को ऊपर रखा जाएगा, रोहन को नीचे रखा जाएगा, क्योंकि राम का नाम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले आ रहा है। तो इस तरीके से रहेगा अगर केस में, अगर उनके मार्क्स जो है वो टाई होते हैं तो।
अब देखिए 6 डिबार्ड कैंडिडेट्स बियरिंग रोल नंबर। अब देखिए कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको डिबार्ट किया गया है कैंडिडेट को, जो कि 6 कैंडिडेट है, मतलब इनका रिजल्ट अभी नहीं आया है। सिंपल भाषा में ये है जिनके रोल नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब क्यों नहीं आया है वो आपका कुछ और कारण रहे हैं बहुत सारे, उसकी वजह से नहीं आया है। अब 63 कैंडिडेट्स ऐसे हैं, कुछ कोर्ट ऑर्डर की वजह से उनका रिजल्ट रोका गया है। वो 63 कैंडिडेट्स ये हैं जिनके रोल नंबर यहाँ लिखे हुए हैं। तो आप अगर देख रहे हैं इस वीडियो को और आपको दिख रहा है कि इस इन लिस्ट में तो मेरा भी नाम आ रहा है, तो आपको घबराना नहीं है। कोर्ट ऑर्डर और कुछ कारण की वजह से आपका रिजल्ट रोका गया है, हालांकि वो बाद में आ जाएगा। तो वैसा ही इन्होंने यहाँ पे बताया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ। पहला तो यह है कि पोस्ट डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट जो रहेगा इस एग्जाम का वो यही है, और बोला भी गया आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अब आपका रहेगा अब वो चालू होगा। जो जितने भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब चालू होने वाला है। इफ़ अ कैंडिडेट डज नॉट रिसीव एनी करस्पॉन्डेंट फ्रॉम, अब देखिए कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको मान लीजिए यहाँ पर उन्होंने देखे अपने मार्क्स चेक करे, उनके मार्क्स उससे ज़्यादा है जितना कट ऑफ में दिया है, लिस्ट में भी उनका नाम है, लेकिन उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया जा रहा है। तो ऐसे में आप जो है अपने एसएससी के साथ जो है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं 6 महीने के अंदर अंदर। अब कोई वेटिंग लिस्ट और रिजर्व लिस्ट नहीं आएगी, यही लिस्ट आपको बोली गई है। अनफिल्ड वैकेंसी इन द फाइनल रिजल्ट एंड वैकेंसीज अराइजिंग आउट ऑफ नॉन ज्वाइनिंग ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट। अब देखिए जो वैकेंसी खाली रह जाएंगी, अभी ऐसा है कैंडिडेट देख रहा होगा, जो भी कैंडिडेट देख रहा है चाहे वो मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, वो ये देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर क्या है, जितने इन्होंने बोला है वैकेंसी किसी पोस्ट के लिए किसी डिपार्टमेंट में, उससे कम को रिकमेंड किया है कैंडिडेट को, या कम को लिया जा रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो बाकियों का क्या होगा, जो इन्होंने कुछ वैकेंसी खाली छोड़ दी है या कुछ लोगों को ज़्यादा ले लिया है, हालांकि बाद में चल के पता लगा कि वो कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है, उसके पास कागज़ वो नहीं होते जो उसने फॉर्म में लगाए थे, या फिर वो डुप्लीकेट कागज़ उसने लगा रखे हो और वो उसको वहाँ पे पता लग जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो ऐसे में उसको जॉब तो मिलेगी नहीं। तो ऐसे में वैकेंसी खाली होगी, तो बहुत जगह वैकेंसी खाली बच जाएंगे। तो वो वैकेंसी खाली रहेंगे, आपको नेक्स्ट ईयर में यानी कि अब जो 2023 वाला सीजीएल रहेगा उसके अंदर उन वैकेंसियों को जोड़ दिया जाएगा, उन सीटों को, उन पदों को, उन जॉब को, उन नौकरियों को जोड़ दिया जाएगा। सिंपल भाषा में आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डिटेल्ड मार्क्स ऑफ द सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी अपलोडेड शॉर्टली। अब मार्क्स जो रहेंगे जितने भी, अब जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको लग रहा है अभी शॉर्ट लिस्टेड, अब मैं आपको दिखाऊंगा कुछ कैंडिडेट की लिस्ट जिनका मार्क्स, जिनका नाम आ चुका है लिस्ट में, मतलब फाइनली उनको ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। अब कैंडिडेट सोचेगा कि यार मेरा नाम नहीं है लिस्ट में, हाँ मेरे को पता है कि मेरे मार्क्स अच्छे हैं, मैं पास हो चुका हूँ, लेकिन मेरा नाम क्यों नहीं है लिस्ट में। तो ऐसे क्योंकि आंसर की जब चेक करी होगी कैंडिडेट ने, उसको वहाँ पता लग गया होगा। तो अब क्या है, आपको एक बात याद रखनी है कि अभी एक मार्क्स वाली लिस्ट की आपके कितने मार्क्स एक्चुअल में आए हैं वो उसकी लिस्ट आएगी बाद में कुछ समय के अंदर, जिसमें जिन कैंडिडेट ने क्वालिफाई करा है उनकी लिस्ट भी होगी, और जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है, जिन्होंने पास नहीं किया एग्ज़ाम, सबकी लिस्ट होगी। जिसने भी एग्ज़ाम दिया था या जिसने भी फॉर्म भरा था सबकी लिस्ट होगी। जिन्होंने नहीं दिया था उनका भी अपसेंट होगा, जिन्होंने दिया था उनका मार्क्स लिखा होगा, और और क्वालिफाई हुए हैं तो वो भी लिखा हुआ होगा। तो इसकी लिस्ट बाद में आएगी, अभी फिलहाल के लिए उनकी लिस्ट है जिन्होंने इस एग्ज़ाम को पास कराया और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जॉब के लिए। तो मैं अब यही आपको बताने वाला था। अब हम लिस्ट चेक करेंगे किस किस का नाम जो है उस लिस्ट के अंदर है। सबसे पहली लिस्ट जो हमारे पास है, अब वो आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए लिस्ट 1 है। तो अब इसके अंदर मैं आपसे ये बताता हूँ, जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पर कैसे आपको रिजल्ट चेक करना है। आपको एक रोल नंबर मिला होगा जो आपने एग्जाम देते समय जब आप गए होंगे, तो आपने अपने उस रोल नंबर को आंसर शीट में डाला होगा, मतलब कि जो आपने एग्जाम दिया होगा, जो आपका कंप्यूटर एग्जाम रहा था, तो आपने अपने रोल नंबर को डालकर ही लॉगिन किया होगा। तो आपको अपना सिंपल यहाँ पर रोल नंबर डाल के अपने रिजल्ट को चेक करना है। हालांकि यहाँ पर आपका नाम, आपके फादर का नाम है, बाकी सारी जानकारी है, जिससे कि आपको पता लग जाए कि वो एक्चुअल में आपका ही रिजल्ट है। जैसे कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपके जन्म तिथि यानी कि कब, बर्थ मंथ,
मतलब आपका डेट और मंथ और ईयर सब लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कैटेगरी भी लिखा है, एक तो एक कैटेगरी होता है, एक सब कैटेगरी होता है, और आपका रैंक भी लिखा हुआ है कि कितना रैंक आया है। देख लीजिए यहाँ पे एक्चुअल में ऑल इंडिया रैंक भी आपका लिख के आ गया है कि आपका ऑल इंडिया रैंक, आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया उसमें ऑल इंडिया रैंक कितना आया है वो भी आपका लिखा आ चुका है। तो यहाँ से आप अपना रैंक भी चेक कर पाएंगे। जैसे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एक कैंडिडेट है जिसका रैंक 92 है, आप देखेंगे तो रैंक 92 है, यानी कि 2 डिजिट रैंक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं 1 डिजिट भी रैंक होगा लिस्ट के अंदर, तो आपको इस तरीके से चेक करना है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे कैटेगरी 1 में लिखा है 9, कहीं कहीं आप देखेंगे कैटेगरी में लिखा है 6, कहीं लिखा है 2, कहीं लिखा है 1। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर आप मैं नीचे आपको दिखाऊं तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो 9 का मतलब अनरिजर्व कैटेगरी से वो कैंडिडेट है, अनरिजर्व कैटेगरी के हिसाब से उसकी रैंक बनाई गई है, उसका रिजल्ट बनाया गया है। सेम इसी तरीके से क्योंकि वो उस कैटेगरी में आता है। अब दूसरा अगर आप कहीं देखेंगे 6 तो मतलब ओबीसी रहेगा, ई 3 देखेंगे तो ईएसएम एक्स सर्विस मैन, 2 देखेंगे तो स्केड्यूल ट्राइब कैटेगरी से है वो कैंडिडेट, 0 मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है। तो ये आपको बता दिया है। अब इस पोस्ट के लिए आपको जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पर एक कैंडिडेट का नाम है जो कि सीरियल नंबर 2 में है, 100404137 8 अमित शर्मा कैंडिडेट का नाम, और यहाँ पर लिखा है मुरारी लाल पंसारी, श्याम लाल शर्मा कैंडिडेट के फादर का नाम। और यहाँ पर कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ आप देखेंगे तो 1995 में जो है 22 जुलाई की है डेट ऑफ बर्थ, और ये कैंडिडेट 0 मतलब कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है। और अगर दूसरी कैटेगरी बात करें तो 9। अब देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाला कैंडिडेट जो होता है वो ऑटोमेटिकली अनरिजर्व कैटेगरी से आता है, जनरल कैटेगरी से आता है। तो एक आपकी नॉर्मल कैटेगरी तो रहती है सबकी, और एक आपकी सब कैटेगरी रिजर्वेशन वाली रहती है। तो वो दोनों लिखे हुए हैं, और साथ में यहाँ पे आपका पोस्ट लिखा है जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, और आपकी रैंक लिखी है। इस कैंडिडेट की रैंक जो है वो 347 रैंक है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये इस तरीके से रैंक है, आपको इस तरीके से चेक करना होगा। पूरे लिस्ट में आप अपना नाम भी इस तरीके से चेक कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे किसी एक कैंडिडेट के डिटेल अगर मान लीजिए मैं चेक करना चाह रहा हूँ, तो मेरे को चेक करने के लिए सिंपल अपना रोल नंबर याद रहना चाहिए बस, और कुछ याद रहे ना रहे, सिंपल अगर मेरे को रोल नंबर याद है तो मैं अपनी डिटेल्स को चेक कर पाऊंगा। अब मैं जैसे आपको सिंपल करना क्या है, आपको अगर लैपटॉप से ढूंढ रहे हैं तो लैपटॉप से सिंपल अपने आपको कंट्रोल+F दबाना होगा की के अंदर, तो आप फाइनली एक सर्च वाले ऑप्शन पे पहुंचेंगे। वहाँ पर आपको अपना रोल नंबर डाल देना है जो भी आपके एग्जाम के दौरान रहा हो, और वो डालते ही आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने रोल नंबर डाला, और ये कैंडिडेट का रोल नंबर है, मैंने डाला, मेरे को उसका रिजल्ट देखना था कि भाई उसका नाम है या नहीं है लिस्ट में। तो कैंडिडेट का नाम देखा तो पता लगा कि नविता कैंडिडेट का नाम है, और कैंडिडेट का नाम जो है लिस्ट के अंदर है, और उस कैंडिडेट के फादर का नाम जो वो भी लिखा आ चुका है विनोद, और कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ भी आ गया है कि 2000 का डेट ऑफ बर्थ है, जिसके अंदर 22 जून का बर्थ है, और ये कैंडिडेट की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। और साथ में आपको ये भी बता देता हूँ यहाँ पे कि कैंडिडेट की रैंक क्या है। कैंडिडेट की रैंक जो है वो यहाँ पे 295 रैंक है इस पोस्ट के लिए जिसके लिए कैंडिडेट ने अप्लाई किया था। मतलब कि इस कैंडिडेट को ये जॉब मिल जाएगी बहुत आसानी से, क्योंकि इस कैंडिडेट ने अप्लाई करा है, और खासकर कैंडिडेट का नाम भी है और रैंक भी अच्छी है, तो कैंडिडेट को ये जॉब मिल जाएगी। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है अच्छे से तो जॉब मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये पहली लिस्ट है, आपको भी इस तरीके से चेक करना है। अब मैं नेक्स्ट लिस्ट को डिस्कस कर लेता हूँ। सेम इसी तरीके से चेक करना होगा। देखिए लिस्ट 2 जो रहेगी वो जेएसओ की पोस्ट के लिए रहेगी, इसमें भी आपको सेम वही डिटेल्स है सारा कुछ, और चेक कर लेनी है। यहाँ पर रैंक लिखी है और पोस्ट लिखी है, सब लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर एक ही, देखिए इतने ही कैंडिडेट है, सिर्फ 38 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको जेएसओ पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट लिस्ट 3 की बात करता हूँ तो लिस्ट 3 बहुत लंबी है, क्योंकि यहाँ पे एएओ और जेएसओ की पोस्ट को छोड़ के जितने भी पोस्ट बचे सीजीएल में 2022 में, सबके नाम इसके अंदर होंगे जिसने भी एग्ज़ाम दिया। तो इस लिस्ट के अंदर मैं किसी एक कैंडिडेट का, इसमें भी आपको अगर इस कैंडिडेट के अंदर भी मैं, इस लिस्ट के अंदर भी मैं आपको एक कैंडिडेट की डिटेल चेक करके बताता हूँ कैसे चेक करनी होगी आपको, वो आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये लिस्ट है, अब मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है, मेरे को अपना नाम पता है, अपने फादर का नाम पता है, मेरे को अपना जन्म तिथि पता है, डेट ऑफ बर्थ, और रैंक तो अभी नहीं पता है फिलहाल, कि ये पता है कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया। और मेनली मेरे को ये पता है कि भाई मेरा नाम
और किसी दूसरे कैंडिडेट का नाम प्लस उसके फादर का नाम भी सेम हो सकता है, कहीं कहीं डेट ऑफ बर्थ भी सेम निकल जाता है, लेकिन रोल नंबर सेम नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पर रोल नंबर अपना डाल के अपना रिजल्ट जो है वो चेक करूँगा या करूँगी। तो मैं सिंपल यहाँ पे डिटेल्स डालूंगा यहाँ पे, और मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास मेरा रिजल्ट आ चुका है। जैसे कि आप देखेंगे तो प्रिया सुमन और यहाँ पर दर्शन लाल कैंडिडेट के फादर का नाम, और यहाँ पर लिस्ट में आप देखेंगे तो दर्शन लाल जो है वो लिखा हुआ है 1 2 3 4, चौथे नंबर पे लिखा है। तो ये वाला है, तो इसमें आप देखेंगे तो रैंक यहाँ पे लिखी हुई है 24,580 रैंक है, और D44 पोस्ट कोड है जिसके लिए अप्लाई किया था। D44 पोस्ट कोड, अब मैं पोस्ट कोड चेक करके आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और D44 में देखता हूँ किस चीज़ का नाम है, और नीचे आना पड़ेगा। देखिए D44 जो है वो अपर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट है, तो अपर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट जो है इस कैंडिडेट को मिल जाएगी जिसने अप्लाई किया था। अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट जो है प्रिया सुमन को मिल जाएगी आसानी से, क्योंकि नाम आ चुका है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। तो यही था पूरा भाई, इस वीडियो में एक्चुअली में यही डिस्कस करना था, आपको बताना था कि भाई फाइनल रिजल्ट आपका आ चुका है एसएससी सीजीएल का 2022 वाले बच्चों के लिए, जिन्होंने भी मतलब बच्चे कह लीजिए, कैंडिडेट कह लीजिए, जिन्होंने भी एग्जाम दिया था सीजीएल का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का 2022 के लिए, उनका रिजल्ट आ चुका है फाइनली। जिसका नाम कैंडिडेट का लिस्ट में नहीं है तो एक्चुअल में उसने क्वालिफाई नहीं करा एग्जाम को, बाकियों ने ही क्वालिफाई करा है। और बाकी एक लिस्ट और आएगी बाद में जिसमें आपको पता लगेगा एक्चुअल में आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है, फाइनली क्या कारण रहा है, वो आपको मार्क्स देखकर पता लगेगा, जिसका लिस्ट बाद में आएगा। तो यही पूरा था। और अब देखिए लिस्ट के लिंक प्लस इस कट ऑफ का लिंक, जो आपका कट ऑफ आया है सीजीएल 2022 का, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फाइनल वैकेंसी जो रिवाइज हुई है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में होगा, उसका भी लिंक, सारा कुछ होगा। आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे फेस नहीं करनी पड़ेगी, वहीं से आप जाकर इस चीज़ को देख पाएंगे। तो मैं इस वीडियो को यहीं करूंगा एंड, क्योंकि मैंने ये सारा डिस्कस कर लिया आपके साथ सीजीएल 2022 में जो भी अपडेट था अभी के लिए, या जो भी कुछ नया आया था आपका। पहला तो ये फाइनल रिजल्ट आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ है कि अपने मान लीजिए कि आपने जो अपने ऑप्शन का प्रेफरेंस था, मतलब कि ऑप्शन नहीं कह सकते हम उसे, एक प्रेफरेंस कह सकते हैं। कहने को तो ऑप्शन है कि हम पोस्टों को चूज करें कि कौन सा ऑप्शन कहाँ रखना है, लेकिन वो एक तरीके से हमारी प्रेफरेंस है, हमारी मर्जी है कि हमें कौन सी जॉब चाहिए। तो उसके लिए फॉर्म जो देखिए आपको पता ही होगा कि वो 27 अप्रैल से लेके 1 मई तक भरवाया गया था, लेकिन उसको बढ़ा के 4 मई करा गया था। फिर भी अगर किसी ने कैंडिडेट ने एग्जाम भी दिया, पास भी कर लिया, आंसर की देखने के बाद पता लगा कि उसने पास कर लिया, लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरा, तो फाइनली उसके हाथ से जॉब निकल चुकी है, तो वो ये जॉब नहीं ले पाएगा। तो ये बात आपके साथ डिस्कस कर ली है मैंने। और फिर मैं अब इस वीडियो को कर रहा हूँ एंड, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।